Hello students, today's topic is conservation of biodiversity. ये ये जो हमारा सेकंड यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उसका सब यूनिट है 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.4, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज़ पर जनरल नॉलेज में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और हमारे सब्जेक्ट में भी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू डिराइव्ड सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसका क्या मतलब है कि इसमें कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन करते हैं, रीस्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया? वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स को। ताकि उनकी कंजर्वेशन क्यों की जाती है, उनकी प्रोटेक्शन क्यों की जाती है, उनको क्योंकि ताकि हम जो है उसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। सस्टेनेबल में तो लॉन्ग टाइम तक हम उसका आराम से इस्तेमाल कर सकें, वो ख़त्म ना हो, इसके लिए, ताकि आज भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें और फ्यूचर के लिए भी, जनरेशन के लिए भी वो बच जाए। तो इसमें क्या, अगर हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी तरह के भी, तो अगर उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड हैं। तो उसको, इसके लिए क्या करना होता है, हमें उसको मैनेज करना है, प्रॉपर यूज़ करना है उसका। तो ये देर आर टू मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, ये दो मेथड आते हैं जो जिसकी वजह से मतलब हम क्या करते हैं, इसको कंजर्व करते हैं। इसमें एक आता है इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। इन दो मोड से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ये चार्ट है एक, कि क्या है, ये दो उसके मोड आते हैं। इसमें पहला आता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को कभी कभी हम इन वाइवो VIVO भी बोलते हैं कंजर्वेशन। और दूसरा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम इन विट्रो भी कहते हैं। इन विट्रो में लेबॉर्ट्री कंडीशन में कंजर्व जो करते हैं हम। तो इसमें इन सीटू कंजर्वेशन जो है ये वाली, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, तो इसमें मतलब कौन कौन सा है। एक तो ये आता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इसमें कंजर्व जो करते हैं, इसमें आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें नेशनल पार्क्स इन सीटू कंजर्वेशन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है, जो रीजन है वो भी इन सीटू कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो, वो भी क्या आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। इसके अलावा सैकड़ ग्रूव्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये क्या है, इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन में आते हैं। तो दूसरा आता है हमारे जो टाइप है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, सीड जीन बैंक जो एक्स सीटू कंजर्वेशन का है वो, फील्ड जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, टिश्यू कल्चर, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। तो अब हम वन बाय वन हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और होता क्या है इन सीटू कंजर्वेशन, इसको डेफिनेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन और कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट। जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको कंजर्व करते हैं हम, कहाँ पर, उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसी जहाँ पर उसका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल जो घर है उसका, वहीं पर जब उसको कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। इट रेफर टू द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल घर में ही उनको बचा के रखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है नेक्स्ट की, इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द सेम एरिया वेयर इट इज़ फाउंड। यहाँ पर क्या है कि जिस तरह की भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, वैरायटी, उसको उसी एरिया में हम कंजर्व करते हैं जहाँ वो पाई जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं इन सीटू कंजर्वेशन के? इट प्रिजर्व स्पीसीज एज वेल एज देयर नेचुरल हैबिटेट। इससे स्पीशीज़ भी बच जाती है और वहाँ पर उसका जो घर है वो भी वैसा का वैसा बच जाता है। इट इंश्योर द प्रोटेक्शन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो उसके प्रोटेक्शन मिलती है। इट इज़ इकोनॉमिक एंड
कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। एक तो इसमें क्या है, जब उसको नेचुरल हैबिटेट ही करेंगे तो कोई हैबिटेट मॉडिफाई नहीं करेंगे, कुछ तरह का बनाएंगे नहीं, बस उसको फेंसिंग कर देंगे, तो क्या होगा कि वो वहीं अब नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट होगा, और उसकी वजह से ये कन्वीनियंट भी होगा और क्या इकोनॉमिकली भी होगा। इट डजेंट रिक्वायर स्पीशीज़ टू एडजस्ट टू ए न्यू हैबिटेट। अब जब स्पीशीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस स्पीशीज़ को कि वो नए वाले हैबिटेट में जाकर एडजस्ट करे। तो डिफरेंट रीजन्स वगैरह जो हैं हमारे टाइप हैं जो नेक्स्ट इन सिटू कंजर्वेशन के, उसमें सबसे पहला आता है नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? इट इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये क्या होता है? वो एरिया होता है जो किसके लिए रिज़र्व रखा जाता है? वाइल्ड लाइफ के लिए, रिजर्व वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए उसको रिज़र्व कर देते हैं एरिया। तो उस एरिया में कोई इन्फ्लुएंस हमारा नहीं होता फिर। तो नेशनल पार्क्स आर द हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं कि कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म को जो हैबिटेट है वो उसको हम कंजर्व करते हैं, उसके घर को हम बचाते हैं। तो देयर आर द रिजर्व एरिया ऑफ ए लैंड ओन्ड बाई द गवर्नमेंट। ये जो होते हैं दीज आर द रिजर्व एरियाज। ये रिजर्व एरिया तो हमने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन किसके अंडर होते हैं ये? इसका मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर होते हैं ये एरियाज़। एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। इस एरिया में ह्यूमन कोई भी किसी तरह की भी एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाता है। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर लोड नहीं है इंडस्ट्री लगाना। पोल्यूशन एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं की जाती, नहीं होने दिया जाता। कटिंग एंड ग्रेजिंग जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी अलाउड नहीं की जाती नेशनल पार्क के अंडर, बिल्कुल। ये चीज़ें स्ट्रिक्टली बैन्ड हैं सब। दे हैव ए प्रॉपर बाउंड्री मार्क्ड। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस जो भी नेशनल पार्क उसकी बाउंड्री को मार्क किया गया होता है कि अगर कोई नेशनल पार्क है जैसे, तो उसकी एक बाउंड्री होगी, ये जैसे मार्क की होगी, इसके अंडर ये नेशनल पार्क आता है। तो ये जो होगा रिजर्व एरिया ये गवर्नमेंट के अंडर होगा, कोई इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं चलती। तो नेशनल पार्क में बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं, हमें पढ़नी है। जैसे एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ओनरशिप क्या है? राइट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता। एक चीज़, नेशनल पार्क जो हैं ये किसके अंडर कैटेगरी में आते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये, डिक्लेयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट बना था इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बचाने के लिए 1972 में, तो उसके अंडर ये आते हैं। और IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हम इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं। इसको डिफ़ाइन किया है कैटेगरी सेकंड में। IUCN ने इसको किस में डिफ़ाइन किया हुआ है? कैटेगरी सेकंड में इसको डिफ़ाइन किया प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरिया हैं और किस कैटेगरी में आता है? कैटेगरी 2 में आते हैं। नेशनल पार्क्स कवर्स टोटल 1.23% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द इंडिया। इंडिया का कितना परसेंट एरिया जो नेशनल पार्क कवर करते हैं? 1.23% जोग्राफिकल एरिया। ओनली एन अप्रूव्ड पर्सन कैन एंटर इनटू नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क रिलेटेड और क्या चीज़ है कि जिस पर्सन को अप्रूवल मिला होगा वही जा सकता है नेशनल पार्क के। उसके लिए क्या करना होगा? जैसे उसको पे करना होगा विज़िटर टिकट, क्योंकि नेशनल पार्क जो है कुछ जो है उसमें जो विज़िटर विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। और क्या होता है? एन अप्रूव्ड लेटर फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी। और या फिर अगर वो टिकट नहीं लेते तो कोई जो गवर्निंग बॉडी है वहाँ से लेटर लेना पड़ता है, तब जाकर वो गेट से अंदर जा सकते हैं। द विजिटर कैन ओनली ऑब्जर्व द पार्क इनसाइड ए व्हीकल दैट रूट्स थ्रू द डिफाइंड ट्रेल्स। विजिटर जो जाते हैं उसके लिए या तो एक तो स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, अपनी गाड़ी अंदर लेकर नहीं जाने दिया जाता, तो वहाँ गाड़ियाँ लगी होती हैं नेशनल पार्क में, जिसको जंगल सफारी भी बोलते हैं। और कुछ बसेस भी होती हैं नेशनल पार्क में। जैसे मैंने गिर में विज़िट किया था, वहाँ जंगल सफारी भी थी जो स्पेशल थी, उसका रेट ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग जो फैमिली वगैरह होते हैं वो कर लेते हैं स्पेशल। तो जब बसेस होती हैं, अगर आपको थोड़ा इकोनॉमिकली सोचना है तो बसेस में जा सकते हैं, तो उसमें कम टिकट होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक वे होता है
एक रास्ता होता है जिसके थ्रू वो गाड़ियाँ जाती हैं और वापस आती हैं। तो विजिटर कैन नॉट गेट आउट ऑफ द व्हीकल, इसमें ये विजिटर जो अंदर जाते हैं उनको गाड़ी से उतरने का कोई भी इजाज़त नहीं होती बिल्कुल भी, फॉर एनी रीज़न, अनलेस इट इज़ एन अप्रूव्ड प्लेस ऑफ विजिटर। जब तक कि अंदर, जैसे मैंने तो गिर नेशनल पार्क में बसेस के थ्रू अपनी फैमिली में जब गया था तो उससे विज़िट किया था। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, उसमें हम जब यूनिवर्सिटी में गए थे स्टूडेंट तो उस समय किया था। उसमें जंगल सफारी हमने वो की थी, जो यूनिवर्सिटी वालों ने उसके थ्रू हमने किया था। तो उसमें अगर कोई नेशनल पार्क के अंदर कोई अंदर स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई होगा जहाँ पर कोई रेस्टोरेंट या किसी तरह का, तो वहीं पर चाय वगैरह जब उतर सकते हैं और बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अगर वो और रास्ते में ऐसे नहीं उतर सकते वहाँ से, क्योंकि वहाँ जंगल के जानवर होते हैं तो वहाँ खतरा होता है। तो इसलिए फ़ोटोग्राफ्स जो आर अलाउड, फ़ोटोग्राफ जो हैं वो अलाउड किए जाते हैं, बट रिसर्च एंड एजुकेशनल वर्क कैन ओनली बी डन विद ए प्रायर परमिशन। फ़ोटोग्राफ्स तो जब विजिटर जाते हैं तो वो फ़ोटो खींचते हैं अपनी गाड़ी से वगैरह, लेकिन जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफी करनी होती है। तो लेकिन उनको क्या है, फिर एजुकेशन के लिए उनको लेटर बनाकर यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से फिर परमिशन लेकर जाना पड़ता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कभी आ जाता है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था इन ईयर 1936 में ये हुआ था। इट वाज नेम्ड एज हैले नेशनल पार्क। उस समय इसको क्या कहते थे, हैले नेशनल पार्क। ये हैले था जिसने, ये फाउंडर है जो नेशनल पार्क का, जिनका नाम था सर मैल्कम हैले, उनके नाम से ये रखा गया था हैले नेशनल पार्क। लेटर 1956 में क्या किया है, इसका नाम चेंज किया है ऑन द ऑनर ऑफ जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कौन थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, तो उनके नाम पर इसको फिर रीनेम किया गया 1956 में। तो इसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट के नाम से। द इंडियन गवर्नमेंट रीनेम इट एज कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1956 फिर इसमें किया गया है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो है ऑफ द वर्ल्ड अगर देखें तो कौन सा है, वह येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1 मार्च 1872 में हुआ था। ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये सिचुएटेड है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। एज ऑफ मई 2020 देयर वर, अब क्योंकि हम जब देखते हैं या विकीपीडिया से जब कोई लेटेस्ट डाटा देखते हैं, क्योंकि इनका नंबर चेंज होता है और बढ़ रहे हैं नेशनल पार्क जो रिज़र्व एरिया हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, जब बायोस रिज़र्व टाइम टू टाइम ये बड़े हैं। तो मई 2020 के डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में 105 नेशनल पार्क हैं, जो कि इतना एरिया 40,501.13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं, जो कि अबाउट 1.23% ऑलरेडी मैंने आपको बताया परसेंट एरिया जो है जोग्राफिकल एरिया इंडिया का वो कवर करते हैं। ये जो JNK की यूनियन टेरिटरी है अभी हमारी जो है, इसके कंटेक्स्ट में देखें तो डचीगम नेशनल पार्क जो कश्मीर रीजन में है, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं। पहले क्या था कि स्टेट थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख भी साथ में था, तो 4 नेशनल पार्क थे। तो वो जो हेमिस नेशनल पार्क है अब वो लद्दाख रीजन में चला गया है। तो JNK यूनियन टेरिटरी में कितने बचे हैं, वो 3 हैं। और कुछ बुक्स में या मतलब ऑनलाइन जो मटेरियल है उसमें 5 भी दिखा रहे हैं, जिसमें एक काजी नाग नेशनल पार्क बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया का फिगर देखें तो वो है 105, और उस लिस्ट में अगर देखें इंडिया के तो वहाँ पर काजी नाग नेशनल पार्क आपको नहीं दिखेगा 105 में। इसका मतलब यह है कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो हम कितना कंसीडर करेंगे, इंडिया JNK में 3 नेशनल पार्क हैं यूनियन टेरिटरी में, और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, ये हमारे सिलेबस में हैं। तो इसमें से 3 है डचीगम नेशनल पार्क,
किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क जो है 3 हमारे सिलेबस में भी हैं जो। तो इसमें वो 1 बाय 1 हमने उनको भी पढ़ना है। 2.5 क्वेश्चन नंबर है वो। तो लिस्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया और कब इस्टेब्लिश हुए, उसमें कौन सी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये विकीपीडिया में से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है लिस्ट है और वो उसमें डिटेल में आप जाकर आपको देखना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं ख़ासकर उनके लिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कितना है, कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं वो, ये चीज़ भी, और कौन सी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है उनमें, जो किस लिए वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, किस स्पेसिफिक एनिमल या प्लांट्स कौन सा है उसमें, तो ये हम देख सकते हैं उसमें। तो ये कुछ नेशनल पार्क की लिस्ट है। तो ये उसमें है जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो फर्स्ट नेशनल पार्क मैंने बताया। तो ये नहीं है, कैम्पबेल बे है नेशनल पार्क। कॉर्बेट तो सबसे पहला था, वो 1956 में हुआ था। यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं दिख रहा मुझे कहीं, है ये यहाँ पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उत्तरांचल में। तो इसका जो ईयर है वो थोड़ा सा उसको दिया हुआ है गलत तरीके से। तो ये क्या है, इसमें कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ने चाहिए। उसमें एक आता है जो हम पढ़ेंगे, वह काजीरंगा नेशनल पार्क। मतलब मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ये असम में है और ये 1 आर्म जो राइनासिराज हैं उनके लिए किया गया है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। तो उसमें क्या है कि उसको कंजर्व करने के लिए ये डिक्लेयर किया गया है। दूसरा जो है वो गिर नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडियन लाइन है, एशियाटिक लाइन जो हैं जो उनको गुजरात में है ये, और इसको उसके लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है। डचीगम नेशनल पार्क देखो हमारा जो JNK में है, तो ये क्या है, ये हांगुल के लिए, जिसको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है। 1981 में ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानते थे इसको। फिर हेमिस नेशनल पार्क है जो स्नो लेपर्ड के लिए है, ये लद्दाख में है। सलीम अली नेशनल पार्क भी जो है JNK का है। तो इस तरीके से कुछ नेशनल पार्क हैं जो ये हैं, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है, पूछा जाता है बहुत बार टाइम। इसके अलावा परियार नेशनल पार्क कहाँ पर है पूछा जाता है, वो केरला में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी केरला में है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बहुत सारा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ और बांदीपुर में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है, बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो नेशनल पार्क हैं। इसी तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है टाइगर्स के लिए जो है ये स्पेसिफिक है। सुंदरबन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो वेस्ट बंगाल में है, और ये बंगाल टाइगर के लिए जो है इसको क्या किया गया है, रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और किस लिए हैं वो ये हैं। तो नेक्स्ट जो है ये लिस्ट है, इसमें आप बहुत सारा जो चार्ट आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये उसमें इस्टेब्लिश जो है दिया हो, और एरिया कितना ऑक्यूपाई करता है, वाइल्ड लाइफ क्या है, उस तरीके से टेबल बनाकर आपको करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव में ये काम आता है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेक्स्ट जो होता है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन में ही का हिस्सा है ये भी, क्योंकि नेशनल पार्क में भी वो एरिया डिक्लेयर करते हैं, नेचुरल हैबिटेट मिलता है ऑर्गेनिजम्स को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। पहली तो बात है ये एस से सेंचुरी और एस से स्पीशीज़, किसी स्पीशीज़ के लिए ये क्या करते हैं हम, ये आपने याद रखना है कि इसको हम डिक्लेयर करते हैं जा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो सेंचुरी इज़ ए प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया विच इज़ रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स। ज़्यादातर ये क्या होता है कि एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी लाई हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्टिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप्स राइट्स आर अलाउड। इसमें क्या है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ख़ास बार उसमें क्या है प्राइवेट ओनरशिप राइट्स भी क्या है वो अलाउड की हैं। उसमें जो नेशनल पार्क में पढ़ा था कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं थे, इसमें प्राइवेट ओनरशिप क्या है, अलाउड है। और इसलिए लोगों ताकि वो तब तक हैं जब तक एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बींग ऑफ एनिमल्स। अगर वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को अगर इंटरफेयर नहीं करता है उसके लाइफ पर,
तो फिर प्राइवेट ओनरशिप डिक्लेयर मतलब दी जाती है। तो इट इज़ नेचुरल एरिया विच इज़ रिजर्व बाई गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी। इट इज़ ए नेचुरल एरिया विच इज़ रिजर्व बाई गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। इसके में क्या किया जाता है कि प्राइवेट एजेंसी हो या गवर्नमेंट हो, इसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए ही ये क्या किया जाता है, इसको प्रोटेक्शन एरिया रिजर्व घोषित किया जाता है। इट इज़ डिक्लेयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर नेचुरल रिसोर्सेज IUCN इसको क्या करती है, कैटेगरी 4 में प्रोटेक्टेड एरिया में रखती है। नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया 2 में रखा गया था। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर जब एनिमल की बात करते हैं तो हमारे JNK में ही है हीरपुर। जब आप मुगल रोड से जाते हैं पुंछ साइड से कश्मीर की तरफ, तो वहाँ आती है शोपियाँ आता है, तो उसमें रास्ते में आती है हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वाइल्ड गोट के लिए डिक्लेयर किया जाता है, वाइल्ड गोट के लिए। और इसी तरीके से रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, वहाँ पर वाइल्ड एज सेंचुरी है। एज को कंजर्व करने के लिए वो क्या किया गया है, उसको डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरीके से सेंचुरीज़ को खासकर किसी स्पीशीज़ के लिए और पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इसमें जो एक और बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप जो है एजेंसीज़ भी कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट भी करती हैं। तो देयर आर 553 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इस समय 553 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में, जिसको कवर करती हैं इतना एरिया। तो 1,19,776 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया इसमें है, विच इज़ 3.64% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। वो 1.23% था, ये क्या है ज़्यादा एरिया कवर करता है कंट्री का। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटा बस ये कहाँ से लिया गया है, ये कि 553, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगर 2 साल पहले मैं देखता था विकीपीडिया का डेटा था, उसमें 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। उससे पहले का देखें तो कम थी। तो नंबर उनका बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एरियाज़ को डिक्लेयर किया जाए ताकि इन स्पीशीज़ वगैरह को बचाएं। तो उसमें ये जो डाटा लिया है नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस मार्च 2019 से, जिसमें ये बताया कि 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में और क्या होता है, द हंटिंग ऑफ एनिमल इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। मैंने ये बताया कि कुछ ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है लोड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर शिकार करना लोड है। हंटिंग इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ट्रीज़ कैन नॉट बी कट डाउन फॉर एनी पर्पज़। वहाँ पर पेड़ काटना बिल्कुल मना है। ये नहीं है कोई सूखी लकड़ी कोई ले जाए छोटी मोटी आग जलाने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि ट्रीज़ को काट कर ले जाएँ, वो बिल्कुल मना है। फॉरेस्ट को क्लियर करना एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो कम्प्लीटली बैन है, वो भी लोड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट फिजिकली फेंस्ड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम फिजिकली फेंस नहीं करते टू रिस्ट्रिक्ट द पीपल इंटरिंग एंड रोमिंग इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर रिसर्च एजुकेशन। क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग फ्रीली जो है विज़िट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, घूम सकते हैं, एजुकेशन और रिसर्च पर्पज़ के लिए भी आ सकते हैं, और उसके फ़ोटोग्राफी और सब चीज़ें कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं नेचर को। लेकिन क्या है, इसका कोई फिज़िकल फेंस नहीं है। जैसे कि नेशनल पार्क में क्या था कि उसकी एरिया डिमार्केशन किया जाता था। जैसे मैंने बताया था कि उसमें क्या एक एरिया है तो उसमें नेशनल पार्क डिक्लेयर किया पूरा, उस फेंसिंग है प्रॉपर। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई फेंसिंग नहीं की जाती। एक जो ये भी बड़ा डिफरेंस है। एरिया इज़ डेजिग्नेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसमें क्या है कि मैंने पहले बताया कि एरिया को डिज़ाइन किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ JNK देयर आर 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं आर शोन एट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ JNK। गवर्नमेंट ऑफ JNK की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में ये कितना शो हो रहा है, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ऐसे हम 15 भी देखते थे, लेकिन जब से UT बनी है JNK की, तो अब ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे 13 जो शो हो रही हैं। तो ये है कि हम किसी साइट से हम देख सकते हैं, तो
ये नहीं कि अपने सही 15 कहीं देखेंगे, कहीं आपको 14 मिलेंगी, तो वो नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसको मतलब रिकमेंड हो, ऑथेंटिक चीज़, वहाँ से हमें डेटा देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जब हम कटरा की तरफ या उधमपुर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि ये क्योंकि फिजिकली फेंस्ड या कुछ, तो देखते हैं वहाँ पर ये जो नंदनी टनल आते हैं, वहाँ से जो सराउंडिंग में जो जितने जंगल हैं वो भी उसमें नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। तो वहाँ पर कोई फेंसिंग हमें देखने को नहीं मिलती है उस जंगल में, तो हम देख सकते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। तो इसके अलावा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी इन सिटू मोड ऑफ कंजर्वेशन है। इन सिटू मीन्स नेचुरल वे ऑफ कंजर्वेशन करते हैं इसमें भी। तो ये आता है इकोसिस्टम स्पेसिफिक। जैसे नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था हैबिटेट स्पेसिफिक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने पढ़ा स्पीशीज स्पेसिफिक, और ये है इकोसिस्टम स्पेसिफिक। पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं यहाँ पर हम। तो उसमें करते हैं दीज आर मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया मल्टीपर्पज़ के लिए, बहुत सारे पर्पज़ इसमें पूरे किए जाते हैं। इट हेल्प्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, यहाँ हर तरह के लाइफ फॉर्म को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होते हैं रिकॉग्नाइज अंडर यूनेस्को। इस एरिया को किसने रिकॉग्नाइज किया था? यूनेस्को ने। और एक यूनेस्को के प्रोग्राम के अंडर आता है ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं मैब। और ये इनिशिएट किया गया था यूनेस्को का प्रोग्राम 1971 में। तो बायोस्फीयर रिजर्व किस में आते हैं? यूनेस्को के एक प्रोग्राम के अंडर, जिसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, विच वाज इनिशिएटेड इन 1971। प्रोटेक्शन इज़ नॉट ग्रांटेड ओनली टू फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्रोटेक्टेड रीजन। इसमें जो है फ्लोरा हो गया प्लांट स्पीशीज़, और एनिमल स्पीशीज़ को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दी जाती सिर्फ, बट आल्सो टू ह्यूमन कम्युनिटीज़, ह्यूमन बीइंग जो है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जो है बायोस्फीयर रिजर्व में जो क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं दीज रीजन, जो इस एरिया में रह रहे होते हैं, देयर वेज ऑफ लाइफ एंड उनका कल्चर जो है वो भी, जो अगर किसी एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसके सराउंडिंग में या कहीं अगर ह्यूमन बीइंग रहते हैं या कोई खासकर ट्राइब्स रहती हैं कोई, तो उन ट्राइबल जो होते हैं उनकी कल्चर को भी प्रिजर्व किया जाता है। ये नहीं कि उनका कल्चर ख़त्म कर दिया जाए एरिया का, जब तो उसको सराउंडिंग में उनको भी, वो भी इस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होते हैं। इस समय इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंडिया में कितने डिक्लेयर किए गए हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं प्रेजेंटली। तो ये IUCN की कैटेगरी 5 में आता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 कैटेगरी में आता था और नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में आता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कैटेगरी 5 में आता है IUCN के। इट प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट देन ए टिपिकल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आता है? ये बड़ा एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है। ये भी गवर्नमेंट का अंडर है, इसमें प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती, एक चीज़ ये ज़रूरी चीज़ है। और ये बड़ा एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के। तो इसमें क्या हो सकता है? इट इंक्लूड 1 और मोर नेशनल पार्क। इसमें एक या उस एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी एक बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। तमिलनाडु और केरला में ये रीजन में ये पाया जाता है। तो ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1986। 12 of the 18 biosphere reserves are part of the वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के हिसाब से 12 इनमें से जो 18 नेशनल पार्क हैं उसमें से 12 क्या है? यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। बायोस्फीयर रिजर्व ये जो होते हैं रीजन होते हैं जिनको हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। उसमें एक आता है कोर जोन, ये वाला कोर जोन, दूसरा आता है बफर जोन, और तीसरा आता है ट्रांजिशन जोन। 3 जोन होते हैं। कोर जोन क्या होता है? पहला पढ़ें। कोर जोन ये सेंटर वाला पोर्शन होता है, जिससे लीगली प्रोटेक्टेड एरिया
ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड। कोर जोन में बिल्कुल भी किसी तरह की भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड होती है। इट इज़ इनर मोस्ट अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम होता है, ये सबसे अंदर वाला और अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम होता है जो है। बफर जोन को कौन सा होता है? द एरिया सराउंडिंग द कोर जोन। कोर जोन के बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बफर जोन। ये कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच में आता है। जैसे ये देखो, ये बफर जोन है, ये कौन सा है? कोर जोन अंदर वाले, और ये ट्रांजिशन जोन के बीच वाला एरिया, ये वाला, ये एरिया जो है ये है बफर जोन। और आउटर वाला साइड वाला कौन सा है? ट्रांजिशन जोन। तो हेयर ओनली द रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर परमिटेड टू ह्यूमंस। यहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ परमिशन दी जाती है ह्यूमन बींग्स को, और द एक्टिविटी शुड नॉट obstruct द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर एरिया। लेकिन तब तक जब तक कि वो कोर एरिया की जो वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको डिस्टर्ब ना करे, तो उस तरह की परमिशन दी जाती है। बफर जोन में रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोर जोन में नहीं जा सकते बिल्कुल भी। कोर जोन के बाहर वाला आउटर मोस्ट जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन। उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, आउटर मोस्ट पोर्शन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनिपुलेशन जोन भी बोलते हैं, मैनिपुलेट कर सकते। इट इज़ द पेरिफेरल एरिया ऑफ बायोस्फीयर। ये सबसे आउटर एरिया होता है, पेरिफेरल एरिया भी बोलते हैं। वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक क्रॉपिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर लोड की जाती है, फसल लगाना, रिक्रिएशन, फिशरी, मछली पकड़ना, या सेटलमेंट्स आर परमिटेड। और कौन से? खासकर उन लोगों के लिए जो वहाँ पर रह रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन कल्चर को भी प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें जो विसिनिटी में जो ट्राइबल वगैरह लोग रहते हैं उनको ये एक्टिविटीज़ अलाउड की गई होती हैं ट्रांजिशन जोन में, कि वो ये चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा सैक्रेड ग्रूव्स जो हैं, सैक्रेड ग्रूव पवित्र जगह होती हैं, एंड लेक्स कुछ। तो ये भी क्या है, नेचुरल वे है, इन सिटू कंजर्वेशन होती है। यहाँ पर भी नेचुरल कंजर्वेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, खासकर प्लांट्स वगैरह की। तो ये क्या है, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होता है? आर द सैक्रेड फॉरेस्ट पैचेस। ये कुछ फॉरेस्ट के छोटे पैचेस होते हैं, और किस वहाँ पर होते हैं? अराउंड प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, किसी के मंदिर के अराउंड, या किसी दरगाह के, या किसी और जो भी हमारे धर्म है उनके जो है धर्म, चाहे कोई जैसे बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री हो गई या कोई, तो उसके सराउंडिंग में जो है वो जो जंगल का एरिया होता है, उसको फिर हम जहाँ कोई पेड़ होंगे, ट्रीज़ होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम? सैक्रेड ग्रूव्स। जो द साइज़ वेरिंग बिटवीन 0.5 टू 500 हेक्टेयर। सैक्रेड ग्रूव का साइज़ वेरी कर सकता है 0.5 टू 500 हेक्टेयर तक। प्रोटेक्टेड बाय रिलीजियस कम्युनिटी, वहाँ पर जो रिलीजन की कम्युनिटीज़ होती हैं वो इसको एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स को। तो सैक्रेड ग्रूव्स आर कल्चरली इम्पॉर्टेंट, वेरियस कल्चर एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरली और रिलीजियस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के जो फेस्टिवल वगैरह हैं वो अरेंज किए जाते हैं लोकल पीपल के द्वारा इन पैचेज़ में। जैसे अगर हम कालीदार फॉरेस्ट में जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की मेल मतलब लगती है वगैरह, वहाँ पर उनके जो देवते होते हैं, तो उसमें वहाँ पर काटना या मतलब पेड़ काटना या किसी तरह के भी जो है लिविंग बींग्स को नुकसान पहुँचाना गलत माना जाता है। इसी तरीके से इस साइड आता है रोहटा से पार, ये जो है आर्या विजालता एरिया आता है, जहाँ कुछ एरिया में भी कुछ ऐसे देवताओं का स्थान है जहाँ पर लोग मछली पकड़ना उस एरिया में जब पानी में बिल्कुल ही मना है, वो उसको गलत मानते हैं, मतलब पाप मानते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एरिया सैक्रेड ग्रोव्स में आते हैं। इसके अलावा हंटिंग एंड लॉगिंग्स आर प्रोहिबिटेड इन सैक्रेड ग्रोव्स में। हंटिंग और लॉगिंग मतलब हंटिंग करना बिल्कुल भी, वहाँ पर शिकार करना मना होता है, प्रोहिबिटेड है। सैक्रेड ग्रोव्स और एसोसिएटेड विद द टेम्पल, मोनेस्ट्री, श्राइन बोर्ड, मैंने जैसे बताया कि इनके साथ जुड़े होते हैं। ट्राइब्स हैव बिल्ट टेम्पल्स इन सच पैचेस। ट्राइब्स क्या करते हैं, इन पैचेस में मंदिर बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल देवदार फॉरेस्ट आते हैं कुमाऊं रीजन में, जो उत्तराखंड का है, उसमें देवदार जंगल जो हैं वो माने जाते हैं पवित्र। इसके अलावा खासी जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, वहाँ पर भी जो जंगल हैं उनको भी क्या है, वो भी सैक्रेड ग्रोव का हिस्सा हैं।
दे डू नॉट अलो टू कट इवन ए सिंगल ब्रांच ऑफ ट्री। इन एरियाज़ में एक पेड़ की टहनी काटना भी जो है अलाउड नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई मैनी एंडेमिक स्पीशीज़ और रेयर स्पीशीज़ आर सीन टू फ्लोरिश इन दीज सेक्रेड ग्रुप। इसी वजह से बहुत सारे पुराने जो पेड़ वगैरह मतलब जो रेयर स्पीशीज़ हैं हम इन एरियाज़ में देख सकते हैं, क्योंकि वो कंजर्व हो गई हैं, उनको एक्सप्लाइट नहीं किया गया है सेक्रेड ग्रुप की वजह से। तो राजौरी में भी एक मंदिर आता है, एंठी देवी माता नौशहरा के पास वो है एरिया है जो राजौरी और नौशहरा के बीच में पड़ता है। वहाँ पर भी एक पेड़ है जिसमें से क्या है वो मंदिर के पास है, तो उस पेड़ से ऐसे ब्लड तरह का निकलता है, तो उसको भी क्या है काटना बिल्कुल मना है, और वो तभी बचा हुआ है, कई सालों से हम देख रहे हैं इसलिए, क्योंकि उसको सेक्रेड ग्रुव मानते हैं लोग, मतलब पवित्र स्थान है, इसलिए वो बचा हुआ है। सिमिलरली जो है बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं जैसे एनिमल्स को भी नहीं मारने देते, जैसे बिश्नोई जो हैं राजस्थान के, वो ब्लैक बक को पवित्र मानते हैं, रिलीजियस मानते हैं, और उसको मारने नहीं देते। तो ये सलमान खान जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उन पर भी उस वजह से ये केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक का, उन पर ये इल्ज़ाम है, एलिगेशन है कि उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था। तो इसी तरीके से कुछ वाटर बॉडीज़ जो हैं वो भी क्या है सेक्रेड ग्रूव्स का हिस्सा हैं, सेक्रेड मानी जाती हैं। उसमें जैसे लेक मानसर का ही देख लें, मानसर जो JNK में है, तो उसको सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं लोकल लोग, और वहाँ पर का फ्लोरा और फौना को जो है एक्सप्लॉइट करना बिल्कुल मना है। वहाँ पर हम मछली नहीं पकड़ सकते, ये वो पवित्र स्थान है, वहाँ पर नाग देवते वगैरह को लोग पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो इसलिए वो एरिया भी क्या है पवित्र है और प्रिजर्व है एरिया। तो अभी जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे उसका ये टेबल है कि नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1986 में, फिर नंदा देवी आ गया 1988 में, फिर 1988 में फिर नोकरक हुआ, फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 में। तो 1989 तक देखो कितने थे, 1 2 3 4, और फिर टाइम टू टाइम 4 और एक पाँचवा छठा 7 थे 1989 तक। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व फिर बढ़ते गए टाइम टू टाइम। फिर गल्फ ऑफ मन्नार आया, ग्रेट निकोबार, सिंपली पॉल, फिर दीरू सईखोवा जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व मैंने कितने बताएं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टाइम टू टाइम ये कब डिक्लेयर हुए, और यहाँ पर तो बताया है कि किस स्टेट में या यूनियन टेरेटरी में होता है, ये किस एरिया में है। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए, वो है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ इसमें मिलती है जो कंजर्व की है, प्रिजर्व की है। पंचमढ़ी, कंचनजंगा जो मतलब सिक्किम का हिस्सा है, ये कोल्ड डेजर्ट, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। तो इसी तरीके पन्ना जो है नेशनल पार्क है, लास्ट डिक्लेयर हुआ था ये 2011 में। तो अब तक कितनी टोटल हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो थी, दिस इज ऑल अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन को और बोलते हैं ऑफ साइट, क्योंकि इन सीटू को बोलते थे ऑन साइट, इसको ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म का उसके बाहर जाकर कंजर्व करते हैं जब हम स्पीशीज़ को, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर जब उनको कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूड, कंजर्वेशन जब प्लांट्स की जाती है तो उसमें क्या करते हैं, सीड को स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, पोलन ग्रेन्स को कंजर्व करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स करते हैं, अलॉन्ग विद री इंट्रोडक्शन इनटू द वाइल्ड। और जो पहले हमने वहाँ पर उनको कंजर्व करके रखते हैं नेचुरल हैबिटेट से बाहर, फिर दोबारा उसको जंगल में जाकर लगा देते हैं, किसी पेड़ को पहले लगाया गार्डन वगैरह में, वहाँ से फिर दोबारा किया, तो ये भी उसका हिस्सा होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है ये। प्लांट्स को कंजर्वेशन कैसे करते हैं, एनिमल कंजर्वेशन का स्टोरिंग ऑफ एनिमल एम्ब्रियो को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग उनका व्यूल सीमन को स्टोर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA वगैरह को करते हैं, री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स करते हैं। इसके अलावा क्या है, क्रायो बैग्स, जर्म प्लाज्म बैंक्स, कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं प्रोग्राम्स बाई मीन्स ऑफ जीन पूल्स, लाइफ स्टॉक पार्क्स वगैरह। ये कुछ हैं मेथड
जिस तरह क्या करते हैं एनिमल्स को हम कंजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर। कॉमनली यूज्ड मेथड जो है, एक तो आता है सीड जीन बैंक, जिसमें सीड जीन बैंक क्या करते हैं, सीड को हम क्या करते हैं कंट्रोल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के अंदर अंडर मतलब क्या करते हैं उसको कंजर्व करते हैं, उसको स्टोर करते हैं सीड्स को। जैसे सीड्स को अगर ठंडे बहुत ठंड कोल्ड टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होते, फिर काफ़ी सालों तक हम उसको रख सकते हैं। फील्ड जीन बैंक हो गया कि जीन को हम क्या करते हैं जेनेटिक रिसोर्सिस को प्रिजर्व करके रखते हैं हम। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोटिक पार्ट्स एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। किसी तरह का भी बायोटिक जो पार्ट होता है लिविंग बींग का पार्ट, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पर। कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि -0 डिग्री पर क्या होता है पानी जमना शुरू हो जाता है, तो ये कितना है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इवन अंटार्कटिका पे भी आपको -90 डिग्री सेंटीग्रेड -95 तक टेम्परेचर मिलेगा, उससे ये नहीं है। ये कितना है -196 डिग्री जम जाएगा, मतलब उतने लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। उस मेथड को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये किस में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। इसको प्रिजर्व किस में किया जाता है, इतना टेम्परेचर कहाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है, जिसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की वो बिल्कुल रुक जाती हैं लो टेम्परेचर पर। जैसे हम सांस ले रहे हैं या कुछ नहीं है तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट के कुछ पार्ट हैं या कुछ, जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर। तो नेक्स्ट क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव मतलब ब्रीडिंग क्या हो गया कि उसको कंट्रोल कंडीशन में हम जब लिविंग बींग्स को मतलब लिविंग बींग को रखते हैं, जैसे पिंजरे शिंजरे में रखेंगे, उसकी ब्रीडिंग कराएंगे फिर, तो वो हो गया कैप्टिव ब्रीडिंग। मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं, ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन का मेथड है। मेथड इन्वॉल्व द कैप्चर, किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ना, उसको मेंटेन करना। कैप्टिव इंडिविजुअल विच हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट परमानेंटली, क्यों किया जाता है, जिस ऑर्गेनिज्म का घर उजड़ गया, जा क्या है उसको जो है कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल बन गई, उसका जो घर है उजड़ गया, जहाँ क्या हो गया कि उसके जो घर है वहाँ पर कंडीशन या इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहा, उस वजह से उसको क्या किया जाता है, वहाँ से निकाल कर कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है, उसको ब्रीडिंग कराई जाती है। फिर या कुछ जैसे जंगल से कोई जानवर ख़त्म हो रहा है तो उसको बाहर लाकर अपनी कंट्रोल कंडीशन में इन्वायरमेंट में हम खुद ताकि उसको रखें, तो उसको बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। तो उसमें बोटेनिकल गार्डन्स फिर आते हैं, ये भी क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट का हिस्सा है। ये भी ये प्लेस होती है बोटेनिकल गार्डन वेयर प्लांट्स फ्रॉम रेयर हर्ब्स इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स या कॉमन फ्लावर फ्रूट वगैरह रखा किए जाते हैं। जैसे हम गार्डन प्रॉपर ये जो कॉमन गार्डन है, तो इन गार्डन में क्या किया जाता है, फूल वगैरह लगाते हैं हम बाहर से लाकर, तो वो वहाँ का ओरिजिनल तो नहीं है ना, हम बाहर से लाकर वहाँ लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया बोटेनिकल गार्डन। उसको नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो बाहर से हमने लाया, कोई फूल लिया खरीदा और अपने बाग में लगा दिया, तो बोटेनिकल गार्डन आ गया। ये क्या प्रोवाइड करता है, ब्यूटी एंड प्रोवाइड करते हैं बोटेनिकल गार्डन वगैरह एनवायरनमेंट को। मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड कीपिंग एक्जोटिक प्लांट्स ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस। ज़्यादातर बोटेनिकल गार्डन क्या करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में होते हैं, जिसमें कि बाहर से प्लांट्स लगाए जाते हैं और स्टूडेंट की स्टडी करने के लिए, फिर स्टूडेंट उनको स्टडी करते हैं, वहाँ ले जाया जाता है, तो रिसर्च के लिए और स्टडी एजुकेशन के लिए इनको लगाया जाता है, मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है। देयर आर 1500 गार्डन्स एंड अर्बोटा इन द वर्ल्ड कंटेनिंग मोर देन 80,000 स्पीशीज़। कितने, 1500 गार्डन्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें क्या है 80,000 स्पीशीज़ को लगाया गया है प्लांट स्पीशीज़ में। तो इसमें प्लांट स्पीशीज़ बोटेनिकल गार्डन में होते हैं। तो फिर आता है एनिमल ट्रांसलोकेशन, ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन का हिस्सा है, जिसमें रिलीज ऑफ एनिमल इन न्यू लोकेलिटी विच कैम फ्रॉम एनीवेयर। किसी भी लोकेलिटी से एनिमल को नई लोकेलिटी में लाना, इंट्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं एनिमल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसमें इसलिए किया जाता है कि जैसे अगर कोई चीता है, टाइगर है, या कुछ मतलब वो लेपर्ड वगैरह है, वो डिपेंडेंट था डियर वगैरह पर, उनको खाता था, और सपोज करो डियर ही वहाँ ख़त्म हो गए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी अगर पॉपुलेशन बिल्कुल वो ख़त्म हो गई, डियर उनको कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, तो उसको क्या करेंगे, फिर
कि उसको बचाने के लिए कहीं दूसरे एरिया में डाल देंगे, वहाँ से उठाकर वहाँ लाएंगे। तो एक तो इसलिए एनिमल ट्रांसलोकेशन की जाती है। जहाँ दूसरे नंबर का आता है मैंने स्पीसीज एंडेमिक आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर एरिया। जब किसी एरिया में कोई स्पीशीज़ वहीं का है तो वहीं से, जैसे हम देखते हैं कि ये अफ्रीका से कोई चीज़ लाकर इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है या कुछ, तो वो क्या करते हैं कहीं दूसरी जगह से दूसरा, ताकि दूसरी जगह इन्वायरमेंट करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं जिनको, ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन का हिस्सा है। इसमें कहते हैं जू जैसे हो गए हमारे, वाइल्ड एनिमल को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है इन कैप्टिव अंडर सुपरविज़न। इसमें क्या किया जाता है कि अपने एक सुपरविज़न में पिंजरे में रखा जाता है एनिमल्स वगैरह को, तो उसको बोलते हैं जूलॉजिकल गार्डन्स। तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन है। यहाँ पर अगर हम जू में जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं, हमें शेर मिलते हैं बहुत सारे, या कुछ वगैरह बियर वगैरह, तो वो क्या है अपनी उनको पिंजरे में रखा हुआ है। वो वहाँ पर खुद शिकार नहीं कर सकते, हम उनको मीट देते हैं, उनको खाना देते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, वो खुद जाकर नहीं पीते। तो इसका मतलब वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर हमने रखे हुए हैं। तो एक्सिटू कंजर्वेशन में तो जूलॉजिकल जो गार्डन्स या पार्क होते हैं इस तरह जहाँ एनिमल वगैरह रखते हैं। ओल्डेस्ट जू जो है वो है सकरम्बरम जू इन वेना, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1759 में, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहला जो जू इस्टेब्लिश हुआ था वेना में हुआ है, एरिया है जो उसमें, और ये कब हुआ था 1759 में, और आज भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया में जो पहला जू था वो बैरकपुर में हुआ था ईयर 1800 में। तो इन इंडिया इस समय 35 बोटेनिकल गार्डन्स हैं और 275 जूज, डियर पार्क्स, सफारी पार्क, एरिया वगैरह मिलकर 275 नंबर इसका है, और 35 बोटेनिकल गार्डन है इंडिया में। जो एक एजेंसी है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली में है ये इसका हेडक्वार्टर। तो ये, और दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये प्लांट वाली थी। ये एनिमल रिसोर्सेज जो कि एक एनिमल वाली है, हरियाणा में है, करनाल में। हैव इंगेज इन इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। ये जो एजेंसीज हैं ये प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज को क्या करती है, कंजर्वेशन को देखभाल करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।